चलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स में देख लेते हैं, फिर हम एथिक्स वाले पार्ट में बात करेंगे। तो एक बुक है पीक चाइना, थोड़ा सा उसका रिव्यू देख लीजिएगा। पीक चाइना या चाइना पीक, चाइना का पीक आ गया। पीक आ गया मतलब ऐसा बीच में लग रहा था कि चाइना डेवलप होगा और डेवलप होता जाएगा और 2030 40 या 35 तक जाके अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा। तो अभी चाइना जो 17-18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और यूएस जो है 25 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। तो यूएस जब 30 पे पहुंचेगा तब शायद चाइना 31 होगा, ऐसा लगता था। बट अभी एक बुक पब्लिश हुई है तो एक नया सिद्धांत सामने आया, पीक चाइना, कि चाइना का जो भी है अभी 17-18 ट्रिलियन जो भी ये रहेगा, ये डिफरेंस यूएस के साथ बना रहेगा, यानी यूएस ही नंबर 1 रहेगा। हम लोग तो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन के लिए हमने लक्ष्य रखा है, उसके लिए आलोचना हो रही है कि हम शायद नहीं कर पाएंगे समय पे। तो हम तो ओनली 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और जनसंख्या में अब हम नंबर 1 है। चाइना जनसंख्या में अब नंबर 2 है पॉपुलेशन। ये उसके लिए नुकसानदायक है खैर, लेकिन जब वो जनसंख्या में नंबर 1 था तब उसने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। वो 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचा, उसने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। क्या हम भी बड़ी इकोनॉमी बनकर 5 से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 10 ट्रिलियन की जब भी हम बनेंगे तो क्या हम कुछ करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल पाएंगे? और नहीं निकाल पाए तो अब तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो एक नए प्रकार का सिद्धांत तो पिछले 1 महीने से चल रहा है ट्रेंड में। तो अब आपके लिए क्वेश्चंस चेंज हो गए। देखिए जियोपॉलिटिक्स में, वर्ल्ड में, इन सब में आपको क्वेश्चन चेंज होते हुए दिखेंगे, ट्रेंड चेंज होता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की रिव्यू आने लगते हैं, रिपोर्ट्स आने लगती हैं, किताबें छपती हैं, इंडाइसेस बदल जाते हैं, उस हिसाब से न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं और वैसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी तैयारी बड़ी डायनेमिक तैयारी होती है, खास करके करंट अफेयर्स वाला हिस्सा। 10 साल बाद तो अगर आप बन भी गए और 10 साल बाद आप यूपीएससी का पेपर उठाएंगे तो आपके समझ में ही नहीं आएगा। 10 साल में दुनिया बिल्कुल ही बदल जाती, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये क्या पूछ रहा है। अनपढ़ लगता है आदमी। 10 साल पुराना आईएएस अभी अनपढ़ के बराबर है, अगर वो पढ़ता नहीं है तो। और पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल है उसके बाद पढ़ाई जारी रख पाना, क्योंकि वो अंदाजा नहीं लगा पाता। करंट अफेयर्स पूरा चेंज हो जाता है। कहाँ हम बात कर रहे थे कि चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है और दोनों का एक दूसरे के साथ, बट यहाँ पीक आ गया क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन अब घट रहा है। 15 से 64 वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब चाइना के पास बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। यही भारत के साथ होगा 15 साल बाद, 20 साल बाद। आज भारत के पास युवा ज़्यादा हैं, 20 साल बाद भारत के पास बूढ़े ज़्यादा होंगे। चाइना बूढ़ा होने से पहले अमीर हो गया, यूरोप बूढ़ा होने से पहले अमीर हो गया, जापान बूढ़ा होने से पहले अमीर हो गया।
तो जो भी अभी बूढ़े देश हैं, जिनके पास बूढ़े लोगों की, ओल्ड एज लोगों की संख्या ज़्यादा है, वो सब बूढ़ा होने से पहले जवानी में जब थे वो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से अमीर हो चुके हैं। अब भारत के सामने प्रश्न ये है कि अभी के, इसीलिए बार बार एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है सरकार से कि सरकारें एम्प्लॉयमेंट दें, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बूढ़े हो जाएं और अमीर भी ना बने, यानी गरीब रहें और गरीबी में ही, जैसे कोई आदमी बैंक बैलेंस भी नहीं बना पाया, मकान भी नहीं बना पाया, बच्चों को सेटल भी नहीं कर पाया और 65 साल का हो जाए तो फिर क्या करेगा? फिर तो बहुत मुश्किल है, बाद में कैसे कर लेगा? वो तो गरीब भी बना रहेगा और उसके बच्चे भी गरीब बने रहेंगे, तो वो तो गरीबी से बाहर ही नहीं आया। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम बूढ़े हों उससे पहले पहले अमीर बन जाए, नहीं तो संकट हो जाएगा। क्योंकि चाइना ने तो वो कर दिखाया, 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया और वर्किंग एज पॉपुलेशन अब श्रिंक हो गई। अब दुनिया उसको अब मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं देखती है, कोई वियतनाम जा रहा है, कोई इंडोनेशिया जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है। अभी मैं प्रोडक्ट्स देख रहा था यूएस में, तो मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन थाईलैंड, मेड इन वियतनाम, अमेरिका की कंपनियां, लेकिन मेड इन चाइना अब बहुत कम, 10 में से 1 प्रोडक्ट मेड इन चाइना मिलता है। बाहर चला गया सारा, क्योंकि अब उसके पास पहले जो लेबर सस्ता था तो जो फैक्टर कॉस्ट थी वो कम आती थी, अब फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो चाइना में कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तो चाइना का जितना डेवलपमेंट हो चुका है। दूसरी चीज़, शी जिनपिंग, उसका ज़ीरो कोविड पॉलिसी, उसके सारे डिसीजंस, अमीर लोग सारे भाग गए, जैक मा पढ़ा रहे हैं, जापान में जा कर के टीचिंग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओज हैं वो सब वहाँ से भाग खड़े हुए हैं, कुछ को मार डाला गया या गायब हो गए। एवरग्रांडे स्ट्रगल कर रहा है, ख़त्म ही हो गया है। रियल एस्टेट कंपनियां ख़त्म हो गई, ज़मीनों के दाम ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जनसंख्या कम हो रही है, ज़मीनों की ज़रूरत नहीं है, हाउसिंग के रेट गिर गए हैं, मकानों की ज़रूरत नहीं है। 20 साल बाद भारत में भी मकानों की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इतने मकान बन चुके होंगे कि उसके बाद मकानों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये सेक्टर बहुत लिमिटेड सेक्टर है। रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी 5 साल का है, 25 साल का होगा तब हम बेच देंगे तो उसका दाम नहीं आना है। लंबा इन्वेस्टमेंट अब आप ज़मीन में नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। 20 साल बाद जब वो श्रिंक होने लग जाएगी, हम स्टेबलाइजेशन की तरफ हैं। दुनिया बदलती है इस तरह से, दृष्टिकोण समझिए। यही तो फोर्सिन करना, यही तो आना चाहिए। अभी हम एथिक्स में जाएंगे तो ब्यूरोक्रेट्स को फोर्सिन करना आना चाहिए, आगे का देखना आना चाहिए, ये उसकी विशेषता है, उसे आगे का देखना आना चाहिए। तो अभी चाइना का एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना। अभी अभी 2 महीने पहले हम पढ़ा रहे थे ट्रेड वॉर, कि अमेरिका और दोनों की फाइट चलेगी, चाइना इतना आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। नई थ्योरी आ गई, पीक चाइना, चाइना का तो पीक आ गया है। अब यहां से ये केवल मेच्योर होगा। मेच्योरिटी का मतलब जब डेवलप होता है, इवॉल्व होता है, और जब वो ग्रो करता है तो ऐसे करता है, और मेच्योर हो जाता है तो प्लेटो बनता है, ऐसे सीधा सीधा चलता है। तो मेच्योर इकोनॉमी हो जाएगी। यानी जिस जगह पर वो है 18 ट्रिलियन, तो 19 बहुत स्लाइटली, एकदम ऐसे स्टीफ नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। वहीं पे बना रहेगा 19 तक, फिर धीरे धीरे 2-4 साल में वो 20 तक पहुंच जाएगा। तब तक अमेरिका शायद 32 पहुंच जाएगा। अमेरिका भी मैच्योर नहीं है, अमेरिका ग्रोइंग इकोनॉमी है और नंबर 1 भी है। और उसका कारण है उनकी जनसंख्या तो ज़्यादा उस तरह से नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन, वो दुनिया भर के टैलेंट का स्वागत करते हैं। दुनिया भर के लोग उनके यहाँ आते हैं, पढ़ने के लिए भी और काम करने के लिए भी, और उनका स्वागत है, और लोग जाना चाहते हैं, और डॉलर की वैल्यू है। युआन की उतनी वैल्यू नहीं है चाइना की।
जो वस्तु अगर आप कंज्यूमर प्राइस, ये जो हम लोग पेरिटी, परचेसिंग पावर पेरिटी के पीपीपी मॉडल पे अगर देखें, तो अगर आप गुड्स बास्केट देखें, कुछ चीज़ों का बास्केट बना लें और देखें कि इतनी चीज़ें $100 में अमेरिका में मिलती है, तो चाइना में वो चीज़ें $60 में मिल जाती है, $60। जितनी चीज़ें खरीदने के लिए अमेरिका में $100 खर्च करना पड़ते हैं, चाइना में उतनी चीज़ें खरीदने के लिए ओनली $60 खर्च करना पड़ते हैं। मीन्स युआन डिवैल्यूड है, युआन की उतनी वैल्यू नहीं है। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा चीज़ें समझिए, पढ़िए इसके बारे में, पीक चाइना क्या है, कंपैरिजन कीजिए अमेरिका के साथ, उससे फिर आपकी फ्यूचर की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और वो सब समझने में मदद मिलेगी। तो आज का होमवर्क, पीक चाइना, क्या चाइना का पीक आ गया है? चीज़ें तो मैंने बता दी आपको, तो काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। यही पढ़ना है आपको, पर इनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। डॉलर वर्सेस युआन 1, परचेसिंग पावर पैरिटी 2, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड ओल्ड एज प्रॉब्लम। ओल्ड एज प्रॉब्लम में अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ जाती, खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोगों को सरकार को ख्याल रखना होता है, तो हॉस्पिटल और केयर, इतने लोगों की केयर का पैसा बढ़ जाता है, खर्चा आ रहा होता है ना बुढ़ापे में, बीमार लोग हैं। फिर वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं है, तो काम नहीं कर रहे हैं, तो सैलरी कम हो जाएगी, तो टैक्सेस कम हो जाएंगे, काम करने वाले कम हो जाएंगे, तो बूढ़े लोगों से तो आप टैक्स नहीं ले पाते हो, बल्कि उनकी और उल्टी सेवा करनी पड़ती है। यंग लोग होते तो काम भी करते, कमाते भी, और आपको टैक्स भी देते, और प्रोडक्शन होता तो बिकता, तो प्रॉफिट भी होता, एक्सपोर्ट भी होता, तो पैसा आता। आ रहा समझ? तो लगभग है ना, कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री लगाता है, कुछ करता है, तो जैसे किसी ने फैक्ट्री लगाई, तो फैक्ट्री कोई 10-20 साल के हिसाब से नहीं लगाता। तो इंडिया अगर इन अगले, हमने 8-10 साल तो खो दिए, कोई रोजगार दिया नहीं, अगले 10 सालों में भी अगर हम रोजगार देने में और युवाओं का उपयोग करने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए बार बार चुनाव में रोजगार की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की है, क्योंकि अगले 10 सालों में अगर हम कामयाब नहीं हुए, तो हमारे पास युवा केवल 10 साल के लिए बचेंगे, उसके बाद तो सबसे ज्यादा दुनिया के बूढ़े हमारे पास होंगे, क्योंकि हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो उन अगले 10 सालों के लिए कोई भी फैक्ट्री नहीं डालेगा। देखिए, कोई भी फैक्ट्री डाल रहा है अगर भारत में और प्रोडक्शन करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो वो ये तो चाहता ना कि इस फैक्ट्री में ये फंक्शनल रहे 20 साल के लिए। 10 साल के लिए तो कोई भी फैक्ट्री नहीं डालेगा, तो यहां नए रोजगार आएंगे नहीं, बाहर से लोग फैक्ट्री वगैरह नहीं, यानी एफडीआई तो खत्म ही हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसलिए ये 10 साल बहुत ज़्यादा काम करने के साल हैं। इस समय विदेशियों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ फैक्ट्री डालने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इसको। चाइना की खुद की फैक्ट्रियाँ उतनी नहीं थी जितनी बाहरी फैक्ट्रियाँ वहाँ काम कर रही थी, और उनमें उनके लोग काम कर रहे थे और अमीर हो रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिक रहे थे, बना वो रहे थे, मालिक चाहे दूसरे थे, लेकिन बन वहाँ रहा था। वो लेबर, बिजली की कॉस्ट, बिजली की किराए से बिजली बेच रहे थे, पानी बेच रहे थे, जगह बेच रहे थे, लेबर बेच रहे थे, और उससे अमीर बन गया चाइना। मालिक चाहे अमेरिका में और यूरोप में बैठे हों, लेकिन उन्होंने दूसरे देश के लोगों के लिए बहुत कुछ बनाया, बहुत सारा माइनिंग किया, माइनिंग भी बहुत किया, प्रोसेस भी बहुत किया। जहां चाइना माइनिंग नहीं कर पाया, वहां उसने प्रोसेस खूब किया। हम ना तो प्रोसेसिंग में आ गए, ना माइनिंग में आ गए, ना नौकरी देने में आ गए हैं, ना हम लोगों ने फैक्ट्री कॉस्ट का कुछ किया है, ना जमीन विदेशियों को देने को उस तरह से तैयार हैं। हमारी पॉलिसी नहीं है बहुत सारी इस टाइप की। चाइना के पास जो मेटल्स थे, रेयर अर्थ मेटल और जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स और वो सब थे, वो उसने खोदे और खनन करके माइनिंग करके निकाले और खूब लगाया, उसने प्रोडक्ट बनाए। जो नहीं थे उसने अफ्रीका में डेरा डाल दिया, अफ्रीका का कंट्री के साथ में उसने टाई अप कर लिया, वहाँ उनको कर्जा वर्जा दे के वहाँ के राष्ट्रपति और उन सब से उसने लाइसेंस ले लिए और वहाँ जाकर के माइनिंग की। तो उसने अफ्रीका में माइनिंग की, दुनिया के कई सारे देशों में माइनिंग की।
और वहाँ से ला करके फिर लिथियम, कोबाल्ट का क्वेश्चन तो आपने देखा ही, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वाला क्वेश्चन अभी प्री में था, ऐसे ही लिथियम है। तो ये सारे चीज़ें जो है चाइना नंबर 1 है, किसी की माइनिंग में नंबर 1 है, किसी की प्रोसेसिंग में नंबर 1 है, और किसी के यूज में नंबर 1 है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में लगाने में। जैसे कि गेहूं उगाने में भी नंबर 1 में हो कोई, आटा पीसने में भी नंबर 1 में हो, यानी कि गेहूं पीस करके आटा बनाने में भी नंबर 1 है, और फिर ब्रेड बनाने में भी नंबर 1 है। तो तीन चीजों में अगर आप नंबर 1 है और किसी दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हैं पैसा कमाने का, यानी जो व्यक्ति गेहूं उगाता है वही आटा चक्की लगा के भी बैठा है और उसी ने अपनी बेकरी भी खोली हुई है, तो सारा पैसा उसी के पास है, क्योंकि जो भी वैल्यू एडेड चीज़ें होंगी और जो भी वैल्यू ऐड होगी उसका प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट, जब बिकने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट होगा वो एक ही व्यक्ति के पास जाएगा। वो मौका ही नहीं दे रहा किसी को दूसरे को अमीर होने का। और फिर इन सब में जो काम करने वाले लोग हैं वो चाइना के खुद के हैं। चाइना के आगे बढ़ने का कारण समझ में आ गया ना। चाइना ने अमेरिका में रहने के लिए और नौकरी करने के लिए कभी भी स्टूडेंट नहीं भेजे। चाइना ने हमेशा स्टूडेंट भेजे कि आप जाओ, पढ़ करके आओ और चाइना में काम करो। वो जो वहाँ से सीख के आओगे उससे चाइना में काम करो, चाइना की इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ। हमारे स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, अमेरिका को आगे बढ़ाते हैं। हमारा मॉडल और उनके मॉडल में अंतर समझ में आ रहा है आपको? तो हम अभी 3 ट्रिलियन पे बैठे हैं, वो 18 के आसपास जाने वाला है। हम 3 पे 6 गुना छोटी इकोनॉमी हम, और अब हम नंबर 1 जनसंख्या वाले भी हो गए। अब हमारे पास जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, खाने वाले लोग सबसे ज्यादा है। तो चिंता की बात होनी चाहिए कि नहीं? चिंता की बात होनी चाहिए ना। ये है। तो जो हश्र जापान का हुआ किसी समय में, जो हश्र यूरोप का हुआ बुढ़ापे के कारण, और अब जो चाइना का होने जा रहा है आज से 20-25 साल बाद हमारा भी होगा। उससे पहले हमें चिंता करनी चाहिए कि भारत के हर आदमी के पास मकान हो जाए, पीने का साफ पानी हो जाए, हर आदमी खाना खाने लायक हो जाए, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने लायक हो जाए। ये करना पड़ेगा ना। और उससे पहले हम बूढ़े हो गए तो फिर दुनिया हमसे पल्ला झटक के अफ्रीका के पास चले जाएंगे, तब सबसे ज़्यादा युवा अफ्रीका के पास होंगे 20 साल बाद। और उसके पास लगभग 50 साल तक युवा रहेंगे। हमारे पास पिछले 15 सालों से सबसे ज़्यादा युवा है और अब 20 साल और रहने वाले हैं। तो बहुत छोटा विंडो होता है। अफ्रीका में चूंकि अलग अलग समय पे देश आज़ाद हुए, इसलिए उसमें आज़ादी के बाद वहाँ युवा और वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, पर उन्होंने भी कम कर दी है जनसंख्या। वो उसका असर आएगा 20 साल बाद। तो वहाँ अभी 15-20 साल तो ये और 30 साल अफ्रीका के। जब भारत का समय समाप्त होगा तब अफ्रीका का शुरू होगा। हो सकता है अफ्रीका उस समय को यूटिलाइज करके, जब उसके पास जब से ज़्यादा यंग लोग होंगे तब हो सकता है वो अमीर हो जाए। तो भारत को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें हमारा, यानी कि जो हम अमृतकाल बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि ये जो 25 साल हैं ये अमृतकाल हैं 2047 तक के, ये हमारा अमीर होने का काल है। अगर हम 2047 तक अमीर नहीं हो पाए तो कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन्हीं 25 सालों में हमें अमीर होना है, प्रॉस्पेरस होना है। नहीं तो दुनिया में हम मध्यम आय वाले देश बन के उच्च आय वाले देश बन ही नहीं पाएंगे। मिडिल इनकम कंट्री, अभी हम मिडिल इनकम कंट्री में हैं, और अगर हमें हायर इनकम कंट्री में जाना है तो फिर उसका उपयोग करना होगा। तो ये बहुत सारी सीख है। वो चैप्टर जरूर पीक चाइना है, किताब का नाम जरूर पीक चाइना है, लेकिन इससे भारत का भविष्य दिख रहा है। और ये एनर्जी ट्रांजिशन वाला समय फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन का समय चल रहा है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कुछ होना है। तो भारत को नेतृत्व करना होगा, भारत को नेतृत्व करना होगा, लीडरशिप में आना होगा।
तो क्या हम अपनी बैटरी बना लेंगे? बैटरी वाली कारें लोग पसंद करेंगे, और बैटरी बनाने में हम कहीं पीछे तो नहीं रहेंगे? नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि अब हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। रोजगार दे पाएंगे? तरह तरह के रोजगार दे पाएंगे? बहुत चुनौतियां हैं। एआई आने वाला है, एआई इनेबल चीजें होने वाली है, उसमें हम नेतृत्व करने की स्थिति में हैं क्या? क्वांटम मिशन, एक और होमवर्क लिखिएगा, नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन भारत सरकार ने लागू किया है। नेशनल क्वांटम मिशन, क्वेश्चन बनेगा, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, स्पीड की दुनिया आएगी। उसमें क्या भारत नेतृत्व कर पाएगा? भारत चाहता है कि भारत तो सब जगह चाहता है भारत नेतृत्व करे, लीडरशिप करे, बट हम कितने तैयार, R&D में कितना लगा रहे हैं? दुनिया के बहुत सारे देश अपने प्राइवेट सेक्टर के भरोसे R&D करते हैं, US और भी बहुत ज़्यादा। भारत में पब्लिक सेक्टर R&D करता है और प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्ट बनाता है। भारत में प्राइवेट सेक्टर R&D करता ही नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे प्राइवेट सेक्टर का कोई बजट नहीं है, न टाटा का, न अंबानी का, न अडानी का। जनता के पैसे से अगर कोई रिसर्च होती है और सक्सेसफुल हो जाते हैं हम लोग, तो जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है उस रिसर्च का यूज करके, तो वो आगे आ जाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। वो रिसर्च नहीं करते, रिसर्च में पैसा नहीं लगाते। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करता। हमारे पिछड़ने का एक और कारण, प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है, पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। दुनिया के देशों में प्राइवेट सेक्टर को इसलिए बुरा नहीं माना जाता। आप कहेंगे, कई लोग बोलते हैं कि भारत में, दुनिया में देखो कितने अमीर अमीर लोग हैं, और भारत में एक अडानी क्या अमीर हुआ, भारत के लोग टांग खींचने लगे। अडानी की अमीरी नहीं देखी जा रही भारत के लोगों से। भारत के लोगों में अकल ही नहीं है, अपने ही अमीर आदमी का नुकसान करने पे तुले रहते हैं। तो दुनिया में जो अमीर हुए हैं वो अपने बलबूते पे अमीर हुए हैं, जनता के पैसे से अमीर नहीं हुए। उनकी मेहनत से, उनके R&D से, उनके इन्वेस्टमेंट के, उनकी सूझबूझ से, जनता से उधार लेके, शेयर मार्केट की वजह से, सरकार से पैसा लेके नहीं, सरकारी बैंक के पैसे से नहीं, लोगों को विश्वास दिलाया कि मेरा आइडिया गजब का है, मेरी लैब आके देखो, मेरी लैब में चल रही है रिसर्च, इसका प्रोडक्ट करोड़ों में बिकेगा, प्रॉफिट चाहिए, शेयर खरीदो। लोग उनकी लैब देखते थे, रिसर्च देखते थे, लाइब्रेरी देखते थे, उनके स्कॉलर्स देखते थे, देखते थे इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, इतने स्टूडेंट काम कर रहे हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, इतने साइंटिस्ट हैं। लैब की क्वालिटी है, R&D की क्वालिटी है, एजुकेशन है, लाइब्रेरी है। और ये जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, पैसा डालो। वो पैसा डालते थे, कंपनी ग्रो करती थी, प्रोडक्ट बनता था, बिकता था, प्रॉफिट जो आता था वो सब लोगों में बांट दिया जाता था, सब लोग कमाते थे। भारत का प्राइवेट सेक्टर डिफरेंट है। भारत का सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पॉलिटिशियन से टाई अप करता है, SBI जैसे सरकारी बैंकों से लोन लेता है, बिजली फ्री में लेता है, पानी फ्री में लेता है, R&D के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट के साइंटिस्ट और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज R&D करते हैं, फिर उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको वो यूज करता है। कुल मिला के आपके और हमारे पैसे से कोई आदमी अमीर बनता है, और उसमें भी रिस्क पब्लिक का ही होता है, क्योंकि अगर वो फेल हुआ, बैंक का लोन नहीं चुका पाया, कुछ नहीं हुआ, तो वो हाथ खड़े कर देगा, पब्लिक अपने पैसे से उस लोन को भरेगी बाद में। और अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट उसका अकेले का होगा, वो अमीर हो जाएगा, दुनिया के सबसे अमीरों में पहुंच जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? वर्ल्ड का प्राइवेट सेक्टर और इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है।
अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, पब्लिक का पैसा, पब्लिक का पानी, पब्लिक की बिजली, पब्लिक का आइडिया, पब्लिक का साइंस, पब्लिक का रिसर्च, पब्लिक के कॉलेज, पब्लिक के स्कॉलर। आपका क्या? तो फिर प्रॉफिट को भी बांट दो ना पब्लिक में, क्योंकि आपका तो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत मुनाफा ले लो। आप दुनिया के नंबर 1 2 कैसे हो सकते हैं अमीरी में? क्योंकि आपने किया ही क्या है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए भारत के अमीरों को अगर लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका कारण ये है, इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और फिर वो जो सबसे ज्यादा अमीर बन जाओगे वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करो, उसको दान दो, उसको चंदा दो और मीडिया खरीदो और उसी के फेवर में न्यूज चलवाओ ताकि वो बार बार जीत सके, ताकि वो आपको लोन दिलवा सके। तो कारण समझ में आ गया ना? इसलिए वो बुरा है। अमेरिका का प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं है, अपने बलबूते पे खड़ा होता है, सरकार की सहायता से नहीं। और सरकार की सहायता से भी होता है तो वहां की सरकार और प्राइवेट सेक्टर में वैसे भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो खुद भी R&D कर रहा है, वो भी R&D में पैसा लगाता है, सरकार भी R&D में पैसा लगाती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर कोई रिसर्च करके, खोज करके कुछ अच्छी चीज निकालते हैं तो उसका यूज प्राइवेट सेक्टर करता है। प्राइवेट सेक्टर अगर कुछ खोज के निकालता है तो उसका यूज सरकारी सेक्टर करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करता है। यानी नासा ने अगर कुछ किया तो उसका फायदा एलोन मस्क लेगा, एलोन मस्क ने कुछ किया तो नासा उसका फायदा उठाएगा। ये उनका कोलैबोरेशन है। यहाँ जीरो है, R&D जीरो है। प्राइवेट सेक्टर से किसी से कभी R&D बजट जाके देखो वेबसाइट पे, अडानी का, अंबानी का, टाटा का, बिरला का, सबका, क्या R&D का बजट बताओ कितना पैसा रिसर्च। आपने लैब देखी किसी की? आपने अडानी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो देखी है, अंबानी की भी देखी है, लेकिन इनकी कोई लैब देखी है? कभी वैकेंसी देखी कि उसने साइंटिस्ट 500 साइंटिस्ट को सैलरी देगा और एक वैकेंसी देखी है कभी? वो नहीं है ना। स्कॉलर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों को उठा रहे हो कि आपको करोड़ों रुपया देंगे, आप हमारे लिए सोचना शुरू करो, रिलायंस के लिए सोचना शुरू करो, हम कुछ नया कुछ करेंगे, नया इजाद करेंगे, फिर उसका हम प्रोडक्ट बनाएंगे। वो फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में जिसकी डिमांड है और गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, उसी प्रोडक्ट को वो करता है और गवर्नमेंट वाले को बंद कराते हैं। BSNL और जियो एग्जाम्पल है, आ गया समझ? और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर, ये पैरासिटिक तरीका है, वो कंपटीशन है, ये पैरासिटिज्म है, परजीविता, दूसरे के ऊपर निर्भर करना, एक को नुकसान दूसरे को फायदा। वहां बोथ गेन प्रॉफिट, सिम्बाइसिस होता है। अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर में सिम्बाइसिस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअलिज्म, बोथ गेन प्रॉफिट। इसलिए प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस है। अब ये वाली चीजें तो आप सबको समझ में आएगी नहीं ना, इतनी गहरी बात मीडिया में इतना कौन समझाएगा। इसलिए एक व्यक्ति बस गाली देने में लगा रहता है कि प्राइवेट सेक्टर खराब है, दूसरे बोलते नहीं ये बहुत अच्छे हैं और हम इनको सपोर्ट करेंगे। अरे ये क्लियर करो ना पब्लिक में पहले कि प्राइवेट सेक्टर कौन सा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है ये। तो हमें आगे बढ़ना है तो हमारे प्राइवेट सेक्टर जो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है और सारा प्रॉफिट अपने पास रखता है, उसका कुछ परसेंटेज भैया रिसर्च भी कर लो, नया कुछ भी तो खुद भी तो कुछ इजाद करो, खुद भी कुछ करो भाई। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, ये वाले चैप्टर समझ में आ गए। AI के ऊपर फिर से होमवर्क इस सप्ताह का। AI बहुत इंपॉर्टेंट है, AI बढ़ भी रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक जाएगा, किस हद तक जाएगा और भारत की स्थिति क्या रहेगी। फिर क्वांटम मिशन एक होमवर्क हमने आपको दे दिया। एनर्जी ट्रांजिशन में हम लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो बता दिया। ठीक है, बड़ा चैलेंज है AI के मामले में। भारत कहाँ नेतृत्व करेगा, कहाँ क्या करेगा, क्योंकि
कई जगह पे वो फेल हो रहा है। कई अच्छा एआई के बारे में कई बार लोग बोल रहे हैं कि वो सब कुछ रिप्लेस कर देगा और बहुत जल्दी ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 साल तो अभी एआई को लगेंगे। नौकरियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अभी तक का हिस्ट्री है, जब भी कोई नई चीज आई है, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ हो, कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी आई थी तब भी लोगों को ये लगा था कि अब बहुत कुछ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नई चीजें आ जाती है, नई चीजें आ जाती है। सौर ऊर्जा आई तो फिर लोगों को लगा कि ये नए मैकेनिक तैयार हो गए, फोटोवोल्टेइक सेल के लिए मैकेनिक लगने लगे। तो आप अपने रूफटॉप सोलर पैनल लगा रखे हैं आपने, अब वो खराब होते रहते हैं तो नए मैकेनिक शुरू हो जाएंगे। नए तरह की जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ नए तरह के ठीक करने वाले, रिपेयर करने वाले, उनको फिर से इंस्टॉल करने वाले, ऐसे नए नए तरह के जॉब मिलते हैं। नए जॉब भी विकसित होते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो फोर्सिंग करना तो हमको आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दूरदर्शी होना पड़ता है। तो आपको फ्यूचर का समझ में आना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ बदलना होगा, नहीं तो बेकार हो जाएंगे। जो नहीं बदलते वो बेकार हो जाएंगे। तो जो कुछ भी आ रहा है उसके साथ अपना एडाप्टेशन करो। तो भारत सरकार को भी करना होगा, हम सबको करना होगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे प्लम्बर का काम है, नल जो है खराब है, तो अब उसको तो एआई नहीं ठीक कर पाएगा ना। इसलिए एकदम से रोजगार चले जाएंगे ऐसा नहीं होता। पढ़ाने का काम है, उसको एआई कैसे करेगा? टीचर का काम तो टीचर ही करेगा, कॉपी चेक करने का काम तो कॉपी चेक करने वाले ही करेंगे। तो एआई उतना एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, इतना आसान भी नहीं है। और दूसरी चीज, कोई एक सेक्टर को फायदा होता है, जब भी कभी कोई आता है ऐसा, तो एक सेक्टर को फायदा होता है। एक सेक्टर को फायदा होता है मतलब आपने देखा कि जब माइक्रोसॉफ्ट आया या जब ऑपरेटिंग सिस्टम का आया, तो बिल गेट्स को फायदा हो गया, एक आदमी बिलियनर बन गया। मार्क जकरबर्ग को फायदा हो गया सोशल मीडिया की वजह से। गूगल की वजह से आप देख रहे हैं कि गूगल की टीम पैसे वाले हो गए। तो एआई की वजह से एक किसी को फायदा होगा, ओपन एआई को, कि ओपन एआई को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन सभी लोगों को फायदा होगा। क्योंकि चैट जीपीटी पे जो बता रहा है वो चीज आप गूगल पे भी देख सकते हैं, वो आप फेसबुक पे भी देख पाएंगे, वही चीज आप ओपन एआई वाली चीजें और भी कई जगह पर देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ फिर नए चैलेंजेस, कॉपीराइट की समस्याएं, ये सब देखिएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज चेंज करके पूरी थीसिस चेंज कर देगा तो पीएचडी चेंज हो गया, किताब बदल के रख देगा, किताब की प्राइस कम हो जाएगी। कोई किताब 5,000 रुपए की है, उसने लैंग्वेज बदल दी थोड़ी सी, चैट जीपीटी में डाल दिया, सबको स्कैन करके उसने थोड़ी सी लैंग्वेज, पैराग्राफ सबके चेंज कर दिए, इधर उधर कर दिए, पूरा लैंग्वेज बदल दिया और किताब छाप दी और 1,000 रुपये प्राइस रख दी, तो वो ज़्यादा बिक जाएगी। तो एथिकल प्रॉब्लम उसके साथ बहुत ज़्यादा आने वाली है एआई के साथ। तब ऐसे में पूरी दुनिया के साथ हम लोग कैसे कदम ताल मिला पाएंगे? भारत क्या ऐसे में भी नेतृत्व कर पाएगा? जैसे हम अभी आतंकवाद के ऊपर शिक्षा देते रहते हैं, ग्रीन हाउस पे और पर्यावरण परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उस पर हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाके प्रवचन देते हैं ना हम लोग, कि हमें क्लाइमेट चेंज पे काम करना होगा, हमें आतंकवाद को रोकना होगा। आप प्रधानमंत्री के भाषण यूएन में देखो, वर्ल्ड में कहीं पे भी देखो, इंटरनेशनल फोरम में वो 4-5 बड़े मुद्दे उठाते हैं। तो क्या ये भी हम उठाएंगे? उठाएंगे, डेफिनेटली उठाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये भी एथिक्स हैं। तो नए तरह के भाषण आएंगे आने वाले समय में। एआई की नैतिकता, एथिक्स, एआई एथिक्स, नए चैप्टर हैं। तो एआई तक चल रहा था अभी तक, ठीक है, चैट जीपीटी तक चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब उसकी नैतिकता आ रही है।
क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होने वाला है। और वो बोल रहा म्यूजिक भी कंपोज कर देगा, म्यूजिक भी कंपोज करके दे देगा। यानी आप गाने के बोल डाल दो, सॉफ्ट गाना चाहिए, सुबह का गाना चाहिए, शाम का गाना चाहिए, बाहर मौसम में बारिश हो रही है उस टाइप का गाना चाहिए, वो उस टाइप का गाने का धुन वगैरह बना के और वो आपको गा के बता देगा। बस आप उसको गा लो, गवा दो किसी सिंगर से, हो गया काम। तो कंपोजर कहाँ गया? तो ये तो नया चैलेंज हो गया। और वो किसे करेगा? ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है या ऑलरेडी डाउनलोडेड जो है या ऑलरेडी सिस्टम में या वेब पे जितना भी वेब पे डेटा पड़ा हुआ है उसी को खंगाल करके उसी में से बनाएगा वो। तो ढेरों गाने यूट्यूब पे हैं, उन्हीं में से जोड़ तोड़ के बना दे। आप कहोगे नहीं इसमें हिंदी भी रहनी चाहिए, इंग्लिश भी रहना चाहिए, थोड़ा यूरोपियन मिक्सचर भी हो, थोड़ा पॉप भी हो, थोड़ा रॉक भी हो, थोड़ा ऐसा भी हो, जैज ये वो सब आप उसको टारगेट दे दो, वो वैसा बना के पकड़ा देगा खिचड़ी। यूनिकनेस। तो कई बार जब मार्केट में गाने आएंगे, मूवीज़ आएंगी और आप कहोगे फलाने को ये हम इस बार का फिल्म फेयर दे रहे हैं या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल रहा है गाने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसने कंप्यूटर पर बैठ करके मशीन से तैयार करवा के और प्राइज़ ले जा रहा है? तो इसको पकड़ेगा कौन? तो नया जॉब, नई चुनौतियाँ। ऐसे लिख के देना है घर बैठे ऑनलाइन वाला, तो ऐसे तो वो टॉपिक डालता है, चैट जीपीटी ऐसे पकड़ा देता है पूरा एक 1000 वर्ड का। तो 1000 से एक इधर भी नहीं उधर भी नहीं, 999 भी नहीं होता, 1001 भी नहीं होता, पूरा एग्जैक्ट 1000 वर्ड्स का शानदार ऐसे लिखवा लो आप, उससे गाना बनवा लो। तो फिर पढ़ाई लिखाई करने का सब कंप्यूटर लेके ही बैठ जाए। पर उससे जो मानव प्रतिभा निकलती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होते थे, ज्ञान बढ़ता था, आदमी काम का बनता था, वो बन पाएगा क्या? तो लेक्चर में कुछ समझ में आ रहा है ना? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत चीज़ें बदल रही है और बहुत स्पीड से बदल रही है। तो ये थोड़ा सा समझिएगा। अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव हुए, तो पॉलिटिक्स के हिसाब से बात तो नहीं कर सकते, बीजेपी और कांग्रेस के हिसाब से तो क्वेश्चन आता नहीं है परीक्षा में, लेकिन हर चुनावों से कुछ सबक मिलता है पॉलिटिक्स के मामले में, इलेक्टोरल रिफॉर्म के मामले में और चुनाव प्रक्रिया को समझने के मामले में। तो भारत ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक्सेप्ट किया हुआ है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब ये है कि पिछले व्यक्ति ने जिसने वोट हासिल किए हैं उससे एक वोट ज़्यादा हासिल करना है, वो जीत जाएगा। माना कि अगर हम एज्यूम करें कि 100 लोग जो है कहीं वोट डाल रहे हैं या 100 लोग किसी एरिया में रहते हैं, वोटर हैं, और 50 लोग वोट डालने नहीं आए, 50 ही लोग वोट डालने आए, वोटिंग करने वाले लोग ओनली 50, एब्सेंट हो गए 50। उनमें से एक व्यक्ति को 11 वोट मिल गए, किसी को 9 मिल गए, किसी को 8 मिल गए, किसी को 7, नोटा को मिल गए 4-5 दूसरे किसी कैंडिडेट को मिल गए, ऐसा करके 50 वोट हो गए। तो 11 जिसको मिले हैं वो जीत गया। तो 100 में से केवल 11 लोग ही चाहते हैं उसको। भारत में जीतने का तरीका समझ में आ गया? 100 में से कितने लोग चाहते हैं? केवल 11 लोग चाहते हैं। 89 लोग तो उसको पसंद नहीं करते, लेकिन वो 100 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, विधायक है या सांसद है। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जब बोलते हो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात जब आप करते हो, वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और राष्ट्रपति चुनाव और वो सब, उसमें 50+1 चाहिए, 50% वोट और उससे भी ज़्यादा एक जिसको मिलेगा वही जीतेगा। तो कई देश उसको बढ़िया मानते हैं, 50+1 तो होना ही चाहिए, यानी 100 में से 51 लोग जिसे पसंद करें वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, 100 में से 11 वाला नहीं। लेकिन भारत में है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझ में आ गया? पिछले वाले से एक ज़्यादा। तो कर्नाटक चुनाव में वो बता रहे हैं कि जो सीटें हैं कांग्रेस की ज़्यादा आई है, वो 43% वोट मिला, तो इतनी ज़्यादा सीटें आ गई। वोट परसेंटेज उतना नहीं है, उसको बोलते हैं वोट सीट डाइवर्जेंस। वोट सीट
डाइवर्जेंस, वोट या कन्वर्जेंस भी बोल सकते हैं, मतलब वो जो भी है उसको देख लीजिएगा। यानी वोट का सीट का वोट के परसेंटेज का सीट के परसेंटेज में कितने प्रतिशत सीटें अब 2019 के चुनाव में जो बीजेपी की सरकार बनी थी पार्लियामेंट में, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार आई थी वो 38% वोट से आई थी, 300 से ज्यादा सीटें। वोट कितने मिले? 38%, और 300 से ज्यादा सीटें थी। तो ये जो चुनाव होते हैं इनमें हमारा विश्लेषण कैसे होना चाहिए, कुछ बात समझ में आ रही है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कितने प्रतिशत सीटें, कितने प्रतिशत वोट, क्या वोट का परसेंटेज सीटें इस तरह से बढ़ाता है। बात समझ में आ रही ना? तो ये है, इसलिए कई बार चुनाव के बारे में और ऐसे कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, ये करते हैं, या बीजेपी को करते हैं, तो तब आपका जो न्यूज़ देखने का तरीका है वो डिफरेंट होना चाहिए। कांग्रेस की अभी भी 4 राज्यों में सरकार है। कई लोग बोलते हैं राहुल गांधी कैसे करेंगे, कांग्रेस कैसे करेगी, हमें ममता बनर्जी को देखना चाहिए, जो विपक्ष वाले लोग हैं वो कई सारे, हमें केजरीवाल को देखना चाहिए, कई लोग बोलते हैं नीतीश कुमार को देखना चाहिए, या मोदी के ऊपर प्रहार करते हैं तो राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं। तो भाई पूरे देश में अभी 28 राज्यों में से 13 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, 13 राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है। 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, 28 में से। वहां दूसरे पार्टियों की सरकार है, और 4 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, और 2 राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। तो 4 राज्यों में तो और कोई है नहीं, और 20% वोट पूरे देश का, अगर बीजेपी को 38% मिला है तो 20% वोट कांग्रेस को मिला है। तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे है वोट के मामले, इतना वोट तो किसी भी पार्टी को नहीं मिला। 2019 के चुनाव में 20% वोट कांग्रेस को मिला, 38% वोट बीजेपी को मिला। कुछ बात समझ में आ रही ना? तो बात यह है कि ये इस टाइप का विश्लेषण आपको टीवी वाले नहीं बताएंगे जो मैं बता रहा हूं, आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई 38% वाला अगर शासन कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज 20% वाला करेगा, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है। कुछ बात समझ में आ रही ना? ये उसकी ड्यूटी भी बनती है और उसका राइट भी है, और उसे करना भी चाहिए। नहीं करेगा तो उससे सवाल होना चाहिए कि तुम करते क्यों नहीं, तुम कहीं मिले हुए तो नहीं हो उससे। कुछ बात समझ में आ रही नहीं यार? क्योंकि डेमोक्रेसी में तो होगा ना, ये डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है, यही होगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए कर्नाटक चुनाव के नतीजों को उस तरह से नहीं देखा जाता। इसलिए बीजेपी जो है पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये चुनाव हमारे पास हो। राज्यसभा देखिए, आम आदमी राज्यसभा सीटों की बात करेगा, वो बोलेगा नहीं इससे मोदी जी की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। वो तो अभी भी कर सकते हैं, 300 से ज़्यादा सीटें हैं, और वो कर ही देते हैं। उन्होंने जो चाहा वो तो सारा कर दिया। वो कौन सा वेट कर रहे हैं किसी का? ठीक है, लेकिन आपका सोचने का तरीका, एक एकेडमिक आदमी किस तरह से सोचेगा चुनावों के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में, वो डेमोक्रेसी के बारे में सोचेगा। ठीक है, एक अपने आप में यही आ जाएगा भारत का, डेमोक्रेसी के मामले में ही एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्या भारत को जिस तरह से बताया जाता है कि भारत उतनी अच्छी डेमोक्रेसी अब नहीं रहा। इंडाइसिस, तमाम प्रकार के इंडाइसिस के ऊपर एक आध नोट्स बना लीजिएगा, मिल जाएंगे आर्टिकल आपको। इंडेक्स, जितने दुनिया भर के इंडेक्स हैं, इंडेक्स कैसे बनते हैं, इंडेक्स क्यों बनते हैं, सर्वे बेस्ड होते हैं तो सर्वे प्रॉपर होता है क्या, कौन कौन से पॉइंट्स देखे जाते हैं, क्या भारत को वाकई में नीचा दिखाने के लिए हमें इंडेक्स में निचला स्थान दिया जाता है,
क्या भारत में इतने भूख से नहीं मरते लोग और ज़्यादा भूख से मरते हुए दिखाए जाते हैं? गरीबी के इंडेक्स में भारत को ज़्यादा गरीब बताया जाता है, भ्रष्ट मामलों में भारत को ज़्यादा भ्रष्ट बताया जाता है। तो क्या वाकई में हम भ्रष्ट हैं या फालतू ही हमारे ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं? तो आखिर ये बनते कैसे हैं? क्या ये साजिश है? कई लोग सरकार वाले बोलते हैं कि यूरोप की साजिश है, यूरोप में ही अधिकांश इंडेक्स बनते हैं। तो इंडेक्स शुरू क्यों हुए, कौन चलाता है, कौन एजेंसियां हैं, क्या वो स्वतंत्र हैं? तो ये सब सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़िएगा इन सब चीज़ों को, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स का अच्छा खासा होमवर्क आपको मिल गया। हर बार फ्लेवर चेंज होता है, हर वीक आप आते हो तो कुछ नया तरह का टास्क, नई तरह की चीज़ें, ठीक है, सोचने का फूड फॉर थॉट है कि नहीं आपके पास? ठीक है, अब हम एथिक्स का कुछ होमवर्क करें। पिछली बार सोशलाइजेशन दिया था, सोशलाइजेशन क्या दिया था? हाँ हाँ जी, समझ में नहीं आता। यहाँ ह्यूमन इंटरफेस, वही है ना, ह्यूमन इंटरफेस, यानी कि स्कूल, कॉलेज, हमारे टीचर्स, हमारे मदर, फादर, फैमिली, हम लोग सबसे पहले इंटरेक्ट उन्हीं से होते हैं, उन्हीं से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो ह्यूमन इंटरफेस पे बना लीजिएगा नोट्स, बहुत काम का है, बहुत अच्छा पढ़ने का। एक आध क्वेश्चन आता ही है। हम कहाँ से सीखते हैं? महापुरुषों से सीखते हैं, लीजेंड से सीखते हैं। आज हम लिखेंगे पब्लिक सर्विस वर्च्यूज। कौन कौन से सद्गुण हैं, कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो पब्लिक सर्विस में होनी चाहिए? वर्च्यूज, 4th पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्च्यूज, पब्लिक सर्विस वर्च्यूज। अब ये वर्च्यूज जो हैं ये बहुत ही कम अधिकारियों में देखने को मिलती हैं, और बहुत ज़्यादा वर्च्यूज है, वैल्यूज खास करके। मैंने आपको मोरल्स और वैल्यूज और वो भी बताया था शायद। तो वैल्यूज, मूल्य, तो प्रशासनिक अधिकारी के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए और उनको कैसे डेवलप करते हैं? हमारा जो ये वैल्यूज जो होती हैं, ये सब अगर एक साथ इकट्ठी हो जाएं व्यक्ति में, तो उससे फिर जो तैयार होता है उसको बोलते हैं हम पर्सनालिटी। इसलिए यूपीएससी जो इंटरव्यू लेता है उसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। तो क्या वो पर्सनालिटी टेस्ट कर पाते हैं 20 मिनट में? हार्डली 20-25 मिनट चलता है, 20-25 मिनट। आप 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, 24 साल के हैं, और उन्हें आपका पर्सनालिटी देखना है। पर्सनालिटी काफ़ी सालों में तैयार होता है, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ एथिक्स का, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली कर पाते हैं। मैंने बताया ना, एक ही चावल देखा जाता है, तो ग्लिम्पसेस, विंडो है छोटा, उससे देख रहे हैं आप, विंडो से भी आइडिया लगा पाते हैं बाहर का मौसम। बाहर जाकर तो अंदाजा लग ही जाता है, लेकिन विंडो से भी आइडिया लग जाता है बाहर क्या चल रहा है। तो इंटरव्यू एक तरह का विंडो होता है कि बाहर है क्या, आपके अंदर क्या है, आपके बैठने से, उठने से। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने थोड़े से नाखून देखे, वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां हैं कि उसके नाखून बड़े हुए थे, तो उसने यही कहा कि आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं और एक सप्ताह में 10 मिनट लगता है नाखून काटने के लिए, तो आप अगर नेल कटर चला लेते 10 मिनट सप्ताह में तो ज़्यादा अच्छा होता। आप अपने लिए, खुद के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते, तो लोगों के लिए कहाँ से निकालोगे, वो भी सप्ताह में। मतलब पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस, आपको खुद से ही प्यार नहीं है, खुद को ही साफ सुथरा नहीं रखना चाहते, तो कुल मिलाकर के ये कि बहुत छोटी छोटी आदतों से, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से पकड़ाया जा सकता है कि व्यक्ति कैसा होगा, उसकी आदतें कैसी होगी। हैबिट्स,
हैबिट्स। तो दरअसल हैबिट्स पकड़ी जाती हैं। तो ये जो वर्चूज हैं ये हैबिट्स बनाती हैं, आदत, और जैसी आदत बनती है वैसा व्यक्ति होता है। आदतें कहाँ से आती? कैरेक्टर, कैरेक्टर बन जाता है, वो चरित्र बन जाता है, और वो आदतें हैबिट्स हो जाती हैं, और हैबिट्स ही मनुष्य बनाती हैं। विचार कैरेक्टर बनाते हैं, हैबिट्स में आती है चीजें, और बाद में वो व्यक्ति वैसा बन जाता है। तो हम बोलते हैं भ्रष्ट आदमी है, इसका मतलब उसकी भ्रष्ट आदतें हैं, उसका भ्रष्ट चरित्र है, उसके भ्रष्ट विचार हैं। बात समझ में आ गई? तो विचारों से आता है। तो सारा खेल विचार का है। तो हमारे यहाँ जो नीचे कोटेशन जितने लिखे रहते हैं वही, अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं, बेनेवोलेंस, परोपकारिता, दूसरे का भी ध्यान रखना, बेनेवोलेंस। तो वर्चूज में आता है बेनेवोलेंस। सिविल सर्विसेज की, पब्लिक सर्विस के सद्गुण, अच्छाइयाँ, अधिकांश पूछा जाता है बेनेवोलेंस को। नहीं तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मैं अभी 8-10 लिखवाऊंगा आपको, उनमें से 4 भी यदि आपके अंदर है तो आप अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं। सारे होना जरूरी नहीं, मैं पूरा पैकेज बता दूंगा अभी आपको, सारे बता दूंगा। सारे तो नहीं बता सकता कोई भी, लेकिन अधिकांश बता दूंगा। लेकिन उसमें से 4 भी यदि हैं तो 5, इसलिए 4 सद्गुण पूछे जाते हैं, 5 सद्गुण पूछे जाते हैं हमेशा। यूपीएससी पूछता है तो एरिस्टोटल के 4 बताओ, 5 बताओ, फलाने के 4 या 5 ही पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने ही हो सकते हैं। एकदम सर्वगुण संपन्न तो फिर भगवान ही हो जाएगा। ठीक है? तो आईएएस अधिकारी चुन रहे हैं, भगवान नहीं चुन रहे। ठीक है? अपने लिए भगवान नहीं चुन रहे, नर ही नारायण हो जाएगा। वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो बेनेवोलेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू में आता है। दूसरे की मदद करना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हमारे यहाँ तो गायत्री शक्तिपीठ पे भजन भी वही हैं सारे, शांति कुंज में, गायत्री परिवार में। किसी के काम जो आए इंसान उसे कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सुबह प्रार्थना होती, वह शक्ति हमें दो, दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में निज जीवन सफल बना जाए। तो पर सेवा पर उपकार, बेनेवोलेंस। और नीचे कोटेशन मिलेगा, अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं ताकि आपके सभी भाई सुखी रह सकें। कम्युनिज्म लगता है लेकिन कम्युनिस्ट नहीं है। ठीक है? तो अभी मैंने बताया हमारा R&D तो कम्युनिस्ट तरीके से है, लेकिन हमारे प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिज्म का फायदा उठाते हैं, जबकि R&D तो कम्युनिस्ट है, क्योंकि पब्लिक के पैसे से होता है। अभी आ रहा समझ में? यज्ञ को भी बताया था मैंने, वो कम्युनिज्म का सिद्धांत है। यज्ञ में आहुति देते हैं, एक आदमी नहीं खाता, उसकी सुगंध सबको मिलती है, सबको फायदा होता है। अगरबत्ती लगाते हैं तो पैसा चाहे एक ने खर्च किया हो, फायदा किसको मिलता है? पूरे घर वालों को। दुकान वाले ने भी अगरबत्ती लगाई होती तो कस्टमर, ग्राहक देखते हैं कि नहीं वहाँ पर अगरबत्ती, फायदा होता है कि नहीं उनको? पैसा किसी ने भी खर्च किया हो, फायदा सबको होना चाहिए। यहाँ पैसा सब खर्च करते हैं पूरा इंडिया, फायदा केवल 1 या 2 लोगों को होता है। उल्टा है ना? उल्टा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ उल्टा है। बेनेवोलेंस उसका उल्टा है, बेनेवोलेंस। ठीक है? कॉम्पैशन, दया, दयालुता होनी चाहिए, कॉम्पैशन। और एक्सीलेंस होना चाहिए, उत्कृष्टता होनी चाहिए, एक्सीलेंस। तभी तो फोरसाइट हो पाएगी। फोरसीन कैसे करेगा आदमी, आगे का कैसे देखेगा? एक्सीलेंट। और लीडरशिप, लीडरशिप के लिए भी बहुत सारी एक्सीलेंस होना जरूरी है। लेकिन लीडरशिप सबको साथ लेकर के चलना, अभी आएगा और भी मैं क्वालिटीज बताऊंगा। लीडरशिप, देखिए 2 तरह की चीजें, हमारा कैरेक्टर भी और हमारी एक्शंस भी, दोनों अच्छे होने चाहिए।
लेकिन कैरेक्टर मस्ट है। कैरेक्टर अच्छा होगा तो एक्शंस ठीक होंगे ही। कैरेक्टर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि गांधी ने क्या कहा था, मीन्स भी, एंड ठीक है बट मीन्स भी ठीक होने चाहिए। साध्य की पवित्रता साथ साथ साधन की भी पवित्रता। खूब क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, 4th पेपर में गांधी के ऊपर। क्यों आते हैं? अच्छा, किसे कहेंगे? अभी मैं बता रहा हूं पब्लिक सर्विस वर्च्यूज। पब्लिक सर्विस वर्च्यूज कहेंगे किसे? जो लॉन्ग टाइम से एग्जिस्ट करती हो, एक वो वर्च्यूज होती हैं, जैसे कि नॉन वायलेंस। महावीर उस समय नॉन वायलेंस की बात करते थे। गांधी फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन वायलेंस की बात करते हैं। दलाई लामा और नेल्सन मंडेला इन दिनों में दलाई लामा अभी भी नॉन वायलेंस की बात करते हैं। शांति का पुरस्कार मिल चुका है, अभी भी नोबेल शांति के पुरस्कार मिलते हैं। इसका मतलब नॉन वायलेंस। शांति का पुरस्कार मतलब नॉन वायलेंस, अहिंसा का पुरस्कार है। विश्व अहिंसा दिवस, गांधी के जन्मदिन को नॉन वायलेंस डे, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। जैसे हमने वर्ल्ड योगा डे है इंडिया के ऊपर, वैसे वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर। इसका मतलब रिलेवेंस आज भी है, इसलिए वो वर्च्यूज हैं, इसलिए वो सद्गुण है। ट्रूथफुलनेस, सच बोलना। इफेक्टिवनेस, आपका काम इफेक्टिव होना चाहिए, वर्च्यूज। सिविलिटी, सिविलियन जो होते हैं, लोग जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, उनके जैसा होने का भाव, सिविलिटी डेवलप करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो 4 गुण जो बताए थे हमने, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, वो तो है ही है। बहादुरी मतलब करेज, करेज बहुत जरूरी है। पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं ना, तो पब्लिक सर्विस में ये सब चीजें बहुत जरूरी। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एक बहुत अच्छा वर्ड है, सेल्फ कंट्रोल। गांधी संयम की बात करते थे, सेल्फ कंट्रोल। नॉन वायलेंस सेल्फ कंट्रोल है, नहीं तो आप हिंसक हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से नॉन वायलेंट बनते हैं। लाठी खाते रहना लेकिन पलट करके जवाब नहीं देना, सेल्फ कंट्रोल है। महावीर इसीलिए कहा गया, जो खुद को जीत लेता है। जैन, जिन, जितेंद्रिय, जिनने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। खुद को जीतना बहुत मुश्किल काम है। एरिस्टोटल बोलते हैं, 2013 का क्वेश्चन एरिस्टोटल वाला पढ़ लेना, 2013 का कोट। एनिमी को जीतना आसान है, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल है। खुद से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। दुश्मन से लड़ना बहुत आसान है। दुश्मन को हराना, ओवरकम करना बहुत आसान है। खुद से ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ रुपए देने वाला है, लेके आ रहा है, आपको एक सिग्नेचर भर करने, लेकिन उसको मना करना है कि मत लाओ, उसके लिए सोच रहे हैं, ये खुद से लड़ाई है। सेल्फ कंट्रोल प्रशासन में होगा, पब्लिक सर्विस में ये लड़ाई बहुत होती है। खुद से लड़ाई ज़्यादा होती है आदमी की, दूसरे से नहीं होती। खुद से लड़ता है आदमी, खुद की आदतों से, खुद की इच्छाओं से। खुद की इच्छाओं पे कंट्रोल करना, डिजायर्स पे। और एरिस्टोटल बोलते हैं बहुत ही खतरनाक काम है। किसी को मारना है, मरवाना है, षड्यंत्र करना है, गोली सुपारी देना है, किसी को निपटाना है, बहुत आसान है। खुद से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। अपनी कमजोरियां बाहर आ जाती हैं, आपकी कमजोरियां आपको आगे बढ़ने नहीं देती। लालच, सेल्फ कंट्रोल बहुत ही खतरनाक चीज है। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को अनुशासन में रखना। 4th पेपर समझ में आ रहा है? देखिए, आपका सारा पेपर जितना है ना, वो सब बाहर का है, वो सब बाहर होता है।
फिजिक्स बाहर होता है, हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटी है, ये अंदर की बात, ये खुद से लड़ना है। एकमात्र पेपर है जो अंदर का पेपर है, बाकी सब बाहर है। ज्योग्राफी बाहर है, हिस्ट्री बाहर है, पॉलिटी बाहर है, सब कुछ बाहर हो रहा है, अखबारों में आ रहा है। ये अखबारों में नहीं आता, ये किताबों में नहीं आता, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। ये मेडिटेशन है, फोर्थ पेपर मेडिटेशन है, क्योंकि उसमें खुद की बात है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेल्फ कंट्रोल, गुस्सा आ रहा है आपको, गुस्सा पीना है, क्योंकि आप अधिकारी हैं, गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा करोगे हाइपर हो जाओगे। उधर से एक पत्रकार भी बोल रहा है, उसने जूता निकाल लिया, आपने भी निकाल लिया, तो फिर ऐसे तो वीडियो बन जाएगा, वायरल हो जाएगा। वकील के साथ भिड़ लिया, डॉक्टर के साथ भिड़ लिया, किसी को माँ बहन की गाली निकाल दी तो हड़ताल कर देंगे, वकील लोग हड़ताल कर देंगे, कलेक्टर हाय हाय के नारे, बाहर आपकी गाड़ी, मुख्यमंत्री 3 दिन तक आप अपने दफ्तर में ही नहीं घुस पाए, तो चौथे दिन मुख्यमंत्री बुला लेगा, आपसे नहीं होगा, हम नया कलेक्टर भेज रहे हैं, फेल्योर आ जाएगा। आ गया समझ में? इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ही अजीब परीक्षा है, अजीब नौकरी है, और अजीब अजीब तरीका है, पूरी जिंदगी अजीब है। इसलिए कंट्रोल योर सेल्फ बोलते हैं ना। ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ रहना होगा, जमीन से जुड़ करके रहना होगा। इसका दूसरा होता है एरोगेंस, इसका उल्टा होता है ह्यूमिलिटी का एरोगेंस। एरोगेंट जो होते हैं, ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ। आप जो है सलाह लें, सम्मान दें। हमारे यहाँ गुरुजी ने नीचे लिखा है कोटेशन में, अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं, वो तो है ही। सलाह लें और सम्मान दें, अपने कर्मचारियों सबऑर्डिनेट से भी सलाह लें। डिसीजन मेकिंग आपका है। मम्मी आपसे सलाह लेती है कि नहीं, क्या बनाया आज, लेकिन बनाती तो अपने मन का ही है। जो उसको बनाना है वही बनाती है। तो डिसीजन मेकिंग उनका हो। पिताजी लेते हैं कई बार, कई लोग लेते हैं, लेकिन करते मन का है, बट सलाह तो लेते हैं ना। ऐसे ही सबऑर्डिनेट से सलाह लेना है। और फेल्योर खुद का मानना है। अगर फेल हो गए तो गलती माननी है कि हमारा, धोनी से सीखो। धोनी दूसरों के ऊपर नहीं डालते थे, धोनी को इसलिए माना जाता है बेस्ट कैप्टन। गलती होती थी, हार जाते थे, खुद एक्सेप्ट करता था मेरी गलती है। और जब जीत जाए तो दूसरों को क्रेडिट देना, जीतने पर अपने टीम मेंबर्स को, यही लीडरशिप है। टीम के सदस्य जिन्होंने खूब मेहनत की उनको शाबाशी देना और उनको क्रेडिट देना कि इनकी वजह से हम जीते। ये विशेषता होनी चाहिए। ह्यूमिलिटी, प्रोबिटी, ईमानदारी का ही स्वरूप है। शुचिता, हिंदी में बोलते हैं शुचिता, प्रोबिटी। तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूं वर्च्यूज हैं, पब्लिक सर्विस के वर्च्यूज, सद्गुण, सिविल सेवा के सद्गुण। इनमें से 4 भी होंगे तो चलेगा। ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, अगर पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके काम में। आप उनको बताएंगे, रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो बताएंगे कि आपकी फाइल क्यों रिजेक्ट कर दी गई और आज ही कर दी गई। कई दिन तक ये नहीं बताना कि आपकी फाइल 10 दिन पहले रिजेक्ट हो गई है, ये भी गड़बड़ है। ओपननेस, आरटीआई उसका एग्जाम्पल है, बढ़िया। आरटीआई का जवाब दीजिए। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। कुछ इकट्ठे हुए कि नहीं 10-12? परीक्षा में लिखने का अच्छा मसाला आ गया आपके पास। आज ये सब दे दिया आपने, भारी भरकम वर्ड्स। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी, कुछ करना, मदद करना, सहयोग करना, परोपकार का ही सहज भाव, जेनरोसिटी। ये सब सहज सद्गुण हैं जो होने ही चाहिए।
अब मैं बता रहा हूं इनमें से भी 4 हैं तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप वैसे होंगे तो दूसरे अपने आप ही हो जाएंगे, इसलिए ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। चलो आज तो टाइम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, कल और कुछ करते हैं। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की